लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। प्यारे बच्चों, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, अगर आपके दिल में एक जिद है, जोश है, जुनून है कि हम पढ़ेंगे और पढ़ करके हम टॉप करके दिखाएंगे, हम फर्स्ट आकर के दिखाएंगे, हम कलेक्टर बन के, एसपी बन के, डीएसपी बन के दिखाएंगे, और अगर आप मेहनत करना जानते हो, आप कोशिश करना जानते हो, तो प्यारे बच्चों आप दुनिया जीत जाओगे, आप दुनिया का इतिहास बदल दोगे। प्यारे बच्चों, इतिहास बदल दोगे। इसलिए अपने अंदर जिद पैदा करो, जुनून पैदा करो कि हम पढ़ेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, बिल्कुल जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे और खुद का नाम, माता पिता का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। हम जिंदगी में कुछ बड़ा इंसान बन के दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी गंगा। ठीक है, क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी गंगा, इसका सेकेंड चैप्टर क्या लिखूं, क्या लिखूं, ये हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये जो चैप्टर है क्या लिखूं, इसका हम समरी नहीं देखेंगे, इसका हम पूरा डीप पढ़ेंगे, डेप्थ में घुस के पढ़ेंगे। जब तक हम एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझ ना ले, साहित्यिक हिंदी को हम समझ ना ले, हम जीवन में टॉपर कैसे बन पाएंगे। तो हम पूरा समझने वाले, इस पार्ट को हम पूरा डीप स्टडी करके पढ़ेंगे, बारीकी से पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको बस हाथ बांध करके बैठ जाना है और आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है ना, हिंदी हम पूरा बारीकी समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आंसर क्वेश्चन याद करने में बहुत आसानी जाएगी और आपको हिंदी के मैं बिल्कुल डेप्थ में घुस करके पढ़ाऊंगा। तो पार्ट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, यहां पर हम जान लेंगे कि इनको लिखा किसने है। तो इस पार्ट को लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय लिखिए। कई बार सही जोड़ी में भी आ जाता है कि क्या लिखूं, पाठ किसने लिखा है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। याद कर लो, अभी याद करो। ठीक है, सही जोड़ी में आता है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कौन सा पाठ लिखा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं। ठीक है, क्या लिखूं के राइटर कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। अब मेन चीज देख लोगे, कुछ कुछ यहां पर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 1984 में खैरागढ़ राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, नॉर्मल चीज, इनकी दो रचनाएं याद कर लो। कई बार पेपर में आ जाता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की दो रचनाएं लिखी है। तो दो रचनाएं कौन कौन सी है, पंचपात्र और पदमबन, ये इनकी दो रचनाएं हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की दो रचनाएं कौन कौन सी है, पंचपात्र और पदमबन। पंचपात्र और पदमबन, ये दो रचनाएं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। कौन कौन सी, पंचपात्र और पदमबन। कोई भी दो रचनाएं आपको इनकी याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखूं वाला चैप्टर यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। हम इसको शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। तो भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाथ बांध करके बैठ जाइए और डेप्थ में इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर लेखक क्या बोल रहे हैं, लेखक यहां पर बोल रहे हैं मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। लेखक बोल रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं, जब आप डायरी लिखना शुरू करोगे तो लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। जब बहुत मन करता है कि यार व्हाट्सएप में मैसेज कर दूं, तो आप मैसेज कर देते हो ना। तो वैसे ही जब लिखने का मन होता है लेखक लोग का, तो वो कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। उस समय विषय की चिंता नहीं होती कि हम किस विषय में लिख रहे हैं। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। उनके दिल में जो भी भावनाएं होती, जो भी फीलिंग्स होती है, जैसे कि आप बच्चे लोग लव लेटर लिखते होंगे किसी लड़की को, तो आपके दिल में जो भी भावनाएं होती है आप सब उसमें लिख देते हो, है ना। उसी प्रकार जब लेखक लिखना शुरू करता है तो कोई भी विषय क्यों ना हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। अगर हमको हेड टांगना है, हेड टांगना मतलब कपड़े टांगना है, तो कोई भी खूंटी काम दे सकती है। इसी तरह अपने मनोभाव को, अपने दिल की भावनाओं को, अपने दिल की फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम कोई भी विषय चुन सकते हैं, कोई भी विषय उपयुक्त होता है। असली वस्तु है हेड, असली चीज है कि मतलब कपड़ा, खूंटी नहीं। कपड़ा, कपड़ा मतलब कि हमको कपड़ा टांगना है, कपड़ा मेन विषय है, बेसी लिखना मेन विषय है। अब किस विषय पर लिखेंगे वो मेन नहीं है। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है। इसी तरह हमारे मन की जो भावनाएं होती है, हमारे दिल की जो फीलिंग्स होती है, वही यथार्थ वस्तु है। किस विषय पर लिखना है वो डिपेंड नहीं करता।
गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं। जो गार्डिनर साहब ने कहे हैं कि भाई लिखने के लिए विषय जरूरी नहीं होता, है ना, पर मेरे लिए कठिनता ये है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। मतलब लेखक के दिल में वो फीलिंग आई ही नहीं कि वो कुछ लिख दे जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाता है। जब इंसान के दिल में अपने आप भाव आ जाता है, फीलिंग, और वो लिखना शुरू कर देता है। मुझे तो सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, चिंता करनी पड़ती है क्या लिखना पड़ा कि क्या लिखना है, परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। मतलब लेखक को बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के लेखक एक क्या लिख पाता है, निबंध लिख पाता है। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। मतलब कि उसके घर में कोई नमिता और अमिता नाम की दो कोई लड़की होगी, उसके लिए उसको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। नमिता ने कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते इस विषय पर लिखो। देखो, दूर के ढोल सुहावने मतलब कि दूर से कोई चीज़ देख करके बहुत अच्छी लगती है। आप जब फोटो में देखते हो कि क्या समुंदर है, वाह क्या नज़ारा है, दूर से देखने में मज़ा आता है ना, सुहावना लग रहा है। लेकिन भाई अगर आपको उसी समुंदर के अंदर जाके छोड़ दिया जाए, बीच समुंदर में एक नाव दे दी जाए, भाई रो रो के पागल हो जाओगे भाई कि कहाँ फंस गए समुंदर में, कुछ किनारा ही नहीं दिख रहा, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, परेशान हो जाओगे। तो दूर से देखने पर कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब पास जाकर के देखते हैं ना भाई, तो समझ में आता है कि हकीकत क्या है। दूर से देखने पर कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पास जाकर के उनकी असलियत समझ में आती है। इस विषय पर लिखना है। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अमिता क्या कहना चाह रही है, अमिता कहना चाह रही है कि मैं समाज सुधार के ऊपर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, नमिता और अमिता की, और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। अब कभी बोल रहा है, लेखक बोल रहे हैं पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी जी कि मुझे इनको निबंध लिख करके बताना पड़ेगा। तो दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं। जो दूर से दिखता है ना भाई, वो सच में बहुत सुहावना होता है, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके? क्या दूर के ढोल पर 5 पेज लिखा जा सकता है? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, समाज सुधार के बारे में, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लो कि आदर्श निबंध है क्या और आदर्श निबंध लिखा कैसे जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा कि भाई मुझे 2 विषय पर लिखना है, किस विषय पर लिखना है। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं रह सकती। इस कथन को मान लेना ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे भाई, ये निबंध में लिखूं कैसे? लेखक बोल रहे हैं कि निबंध लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। एक होती है सामग्री और दूसरी होती है शैली। पहले तो मुझे निबंध की सामग्री एकत्र करना होगा, विचार समूह संचित करना होगा कि विचारधारा क्या है। इसके लिए मुझे मनन करना होगा, मतलब कि सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यही बैठकर 2 घंटे में दो निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, न लाइब्रेरी है, और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। लेखक बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं है जहाँ पर ये विषय की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब लेखक बोलते हैं कि अब मेरे अंदर जितना ज्ञान है, मेरे अंदर जितना दिमाग है, उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके मुझे इन विषयों पर निबंध लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विद्वानों ने कहा है कि कोई भी निबंध लिख रहा है तो उससे पहले उसकी रूपरेखा बना लो। अतः सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भला कैसे लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार
10-5 शब्दों में कैसा लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ विज्ञ मतलब विद्वान लेखक अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिख लेता हूं, पर शीर्षक क्या देना है, इसका टाइटल क्या देखना है, उसका भार मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितना कि नाटकों के नामकरण में होती है, कि नाटक का नाम क्या लिखना है। तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। जैसा तुम चाहो वो नाटक का नाम रख दो ना, इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए, कि पढ़ने वाला इंसान पढ़ते पढ़ते बिल्कुल उस भाषा में बह जाए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबद्ध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख लेता हूं, पर मैं हूं मास्टर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में समाप्त हो। आधे पृष्ठ का वाक्य लिखो। बागवट्टे ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता दुर्बोध्यता गांभीर्य ला देती है, पढ़ने वाला गंभीर हो जाता है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी है जो अज्ञों से ना सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियां का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टिन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना होती है, उन निबंधों में ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। जो अंग्रेजी के लेखक होते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं। उनमें लेखक की सच्ची सहानुभूति होती है, उनके फीलिंग्स होती है, उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं और तब कुछ रचना बनती है जिससे हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, मतलब कि जो दिल में आए वो लिख दिया जाए। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, है ना। जब लेखक उनके पास पहुंचे, अमीर खुसरो लेखक के पास पहुंचे, वो औरत लोग के पास पहुंचे और बोले कि हमको पानी पिलाओ। तो उन औरतों ने अमीर खुसरो को बोली कि पहले खीर के ऊपर एक कविता सुनाओ करके। दूसरी ने बोले चरखे पर कविता सुनाओ। तीसरी ने कुत्ते पर कविता सुनाई और चौथी ने बोली ढोल पर कविता सुनाओ। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, मतलब इंटेलिजेंट थे। जब औरत लोग ने उनसे डिमांड करी कि भैया हम तभी पानी देंगे जब तुम कविता सुनाओगे, किस किस पर? खीर पर, चरखा पर, कुत्ता पर और ढोल पर। तो उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छा पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, खीर जतन से पकाई चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। मतलब तुमने खीर पकाई जतन से और चरखा चला दिया गया और कुत्ता आके खीर खा गया और तू बैठ करके ढोल बजाते हैं। अमीर खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, मतलब एक ही निबंध में दोनों विषय को डाल दूंगा, ऐसा लेखक कह रहा है। दूर के ढोल सुहावने होते क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, है ना। मतलब कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब अगर दूर से कहीं ढोल बज रहे तो हमको मज़ा आता है, लेकिन जब हम पास जाते तो ठप ठप बजते तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं
तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार करते। जो जो उसके पास में होते हैं ढोल के, उनके कान के पर्दे फटते, लेकिन जो दूर दूर बैठा होता है उसको मधुरता लगता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। इंसान सोचता है कि यार ढोल बज रहा है, मतलब किसी की शादी होती होगी। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना भी अपने मन में कर लेता है। वो मन में क्या सोचता है, ढोल बज रहा है, बहू लड़की होगी, बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी पहन के तैयार होगी। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच और आशंका और विश्वास से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि समय के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती, मतलब और दूरस्थ लोगों के लिए बहुत मधुर बन जाती है। ये बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर आए, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। आप लोगों ने भी सोचे होंगे जब हम क्लास 8th में कब 9th में जाएंगे, लेकिन अब 9th में आ गए तो भाई अब तुमको पता चलेगा 9th क्या होती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, तरुणों मतलब कि जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं उनके लिए जैसे कि भविष्य उज्जवल होता है, वैसी वृद्धों के लिए अतीत, वैसी बुढ़े लोग सोचते हैं कि काश मैं अतीत में फिर से चला जाता। वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, तरुण सोचता है छोटा बच्चा कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं, और जो बुढ़ा हो गया है वो सोचता है कि मैं वापस छोटा हो जाऊं, वापस बच्चा बन जाऊं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना तो दोषों का अंत होता है और न सुधारों का। जो भी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। इसका मतलब यह है कि आज जो चीज़ हमको गलत लग रही है हम उसको ठीक करने जाते हैं, ठीक करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि यार ये फिर गलत हो गया। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय बाद उनका यह साहित्य अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों को फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य में भविष्य का स्वप्न देखेगा, और दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पाठ हो गया खत्म। अब इसका हम अभ्यास समझेंगे। अभ्यास प्यारे बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे इसका हम।